नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये बाल मजदूरी के बारे में है। बाल श्रमिक एक बड़ी समस्या हमारे देश में रही है। क्या स्थिति है अभी के दौर में, साथ ही कोरोना के महामारी के बाद में काफ़ी स्थिति बदली है अलग अलग क्षेत्रों में, तो उस संबंध में क्या प्रभाव पड़ा है वो भी हम जानेंगे। चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी जो है वो हमारे देश में महामारी के चलते हुए बढ़ी है या उसमें कमी आई है, अभी तक भारत सरकार ने, हमारी सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम आगे और भविष्य में उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में आज का हमारा जो दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है महामारी और उससे जुड़ी हुई कुछ गैर संचारित बीमारियों के बारे में। उस बारे में हम बात करेंगे कि कैसे भारत में जो मोर्टेलिटी, जो मृत्यु दर था कोरोना से मरने वाले लोगों की जो संख्या थी वो कम थी अगर हम हमारे पड़ोसी देशों के कंपैरिजन में देखें तो उस बारे में बात करेंगे कि क्या बात रही कि भारत में मृत्यु दर इतना हमें नहीं देखने को मिला जितना दूसरे देशों में था। चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहाँ पर अगर आपको कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो तो वो आप मुझे दे सकते हैं मुझसे जुड़कर। चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए ये है कि चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, जो एक बच्चा पर दंपति पैदा करने का जो एक पॉलिसी था, वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी था, ये कौन से वर्ष में चीन के द्वारा लाया गया? आपका ऑप्शन ए है 1980 1980, ऑप्शन बी है सन 2000, ऑप्शन सी है सन 2014 2014, ऑप्शन सी है सन 2016 2016। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह आज का यह है कि बाल मजदूरी से आप क्या समझते हैं और हमारे देश में कौन कौन से ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जिनके द्वारा हम चाइल्ड लेबर को, बाल मजदूरी को खत्म कर सकते हैं। तो आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है उस और बढ़ते हैं, जो है चाइल्ड लेबर और उसकी साइकिल के बारे में। तो कोविड-19 की महामारी में बहुत सारी स्थिति बदली है। ऐसे ही दौर में चाइल्ड लेबर पे भी इसका एक सिग्निफिकेंट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। क्योंकि चाइल्ड लेबर वो होते हैं बच्चों का वर्ग जो कि स्कूलों में जाते हैं। तो स्कूलें बंद है, यहाँ पर काफी समय हो चुका है, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, स्कूलें बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि चाइल्ड लेबर में जो बच्चों की संख्या बढ़ रही है? उसी का उत्तर हम जानेंगे। तो उससे पहले हम कुछ चुनौतियां देख ले, उससे पहले कुछ आंकड़ों पे हम आते हैं। अगर हम अभी देखें वास्तविकता में तो 152 मिलियन हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर में इंडल्ज है, चाइल्ड लेबर का बाल श्रम का भाग है। इनमें से 73 मिलियन जो है, 73 मिलियन जो है वो तो खतरनाक फैक्ट्रियों में, हानिकारक जोखिम भरी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे, एनएसएस सर्वे जो रहता है 2017-18 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि 79.6% मतलब करीब 80% जो 14 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, फिर भले ही वो फॉर्मली हो या इनफॉर्मली हो। उसके अलावा सेंसस 2011, जो 2011 की जनगणना है उसके आंकड़े देखें तो 10.1 मिलियन जो बच्चे हैं वर्किंग चिल्ड्रन हैं, एज ग्रुप 15 से 14 के बीच में, उनमें से 8.1 जो है ये तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है। मतलब अगर हम भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 10.1 मिलियन जो है बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं, उनमें से जो कि 5 से 14 वर्ष के आयु के बीच में थे, उसमें से 8.1 जो है मतलब एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे का बाल श्रमिक की कर रहे हैं ये कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है कि अगर हमें जब भी इसमें सुधार करना होगा तो हमें हमारे रूरल एरिया, उसमें भी जो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है, जो प्राइमरी सेक्टर है, उससे काम शुरू करना स्टार्ट करना होगा, तभी हम ऐसी एक बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। उसके बाद में भारत में एक ट्रेंड देखने को मिला। क्या ट्रेंड था ये? अच्छी खबर ये है 2001 से लेकर 2011 के बीच में चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रमिक की संख्या थी, उनमें काफी ज्यादा गिरावट आई। इसके पीछे राइटर ने कुछ कारण माना है, जैसे मनरेगा, आरटी एक्ट और मिड डे मील। इन तीनों स्कीम का अपने आप में अलग महत्व है। जैसे मनरेगा की बात करें तो यहाँ पे 100 दिवस यहाँ पर कंपलसरी गारंटेड वर्क
मिलना तय होता है। इसके चलते हुए जो घर की आय है, एक हाउस होल्ड की आय है, वो पूरी अपने आप में हो जाती है और वहाँ पे बच्चों को फिर काम पे जाने की ज़रूरत या पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा आरटीआई एक्ट में यहाँ पे फ्री शिक्षा का अधिकार मिला। फ्री शिक्षा के अधिकार मिलने से ये हुआ है कि पेरेंट्स पर जो अभिभावकों पर एक अतिरिक्त खर्च आता था शिक्षा का, वो नहीं आने लगा। उससे अलावा मिड डे मील, अब मिड डे मील अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी स्कीम है। मिड डे मील केरला से स्टार्ट होने वाली ये स्कीम थी, जिसको फिर आगे चल के कोर्ट ने पूरे भारत में लागू करने के लिए भारत सरकार को कहा। इसमें बच्चों को मध्याह्न भोजन जिसे कहा जाता है, कि बच्चों को भोजन जो एक पूरा विटामिन और मिनरल से भरपूर जो भोजन है, बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, वो उनके स्कूलों में ही मिलने लगा। जिसके चलते ऐसे वर्ग के लोग जो कि अपना खाना भी नहीं इंतजाम कर पाते थे, उनके बच्चों को फ्री में खाना मिलने लगा। तो इसी को देखते हुए उनके बच्चों को यहाँ पर स्कूलों में भेजने लगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कदम था। उसके अलावा गवर्नमेंट पोर्टल भी है pencil.gov.in। यहाँ पर जो हमारे विभिन्न मिनिस्ट्रीज है, विभिन्न डिपार्टमेंट है, ये चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए काम करते हैं। उसके अलावा नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट ये अपने आप में इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है। अब कुछ चुनौतियां हैं हमारे एजुकेशन से जुड़ी हुई। जैसे मैंने बताया कि स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो क्या बच्चे डिजिटल माध्यम से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? आप मुझे डिजिटल माध्यम से जुड़ते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप भारत के उन 24% लोगों में हैं जिनके पास में इंटरनेट की सुविधा है। हाँ, भारत में केवल 24% ही वो हाउस होल्ड है, वो परिवार है जिन्हें इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। मतलब हमारे देश में करीब 1/4 बमुश्किल लोग हैं जो ऐसी ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इसके चलते हुए बच्चों को कोई साधन ही नहीं बचा पढ़ने का, तो फिर क्या करेंगे? फिर उनको काम में ही डालेंगे, क्योंकि एक सोच हमारे देश में ये है कि पढ़ाई के बाद में कमाई ही करनी है। अब पढ़ाई नहीं है तो ठीक है, कमाई ही शुरू करते हैं। तो इसलिए एक बड़ी समस्या ये स्कूल बंद होने से बढ़ी है, जिससे एक ट्रेंड आ सकता है कि चाइल्ड लेबर बढ़े। उसके अलावा और भी चैलेंजेस हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो नीड फॉर राइट मिक्स ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन। तो अभी महामारी के इस दौर में ज़रूरत है कि यहाँ पर नई पॉलिसी, नई नीतियाँ और स्कीम्स और प्रोग्राम्स लाए जाए, जिसके द्वारा ये जो ट्रेंड देखने को मिल सकता है, इसको हम पहले ही आने के पहले ही ख़त्म कर दें। उसके अलावा अलग अलग जो क्षेत्र है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है, जो संस्थान हैं, इनको आपस में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। जैसे सरकार हो गई, एम्प्लॉयर हो गए, ट्रेड यूनियन हो गई, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGOs हो गए, और चाइल्ड लेबर फैमिलीज जो हैं, ये सब को मिलकर यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। तभी ये समस्या से निजात पाया जा सकता है। जैसे मनरेगा की बात करी है, तो मनरेगा में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वकालत ये की जा रही है कि जो 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी से बढ़ा के 200 दिन कर दिया जाए। शहरी क्षेत्रों के लिए अपना एक नया प्रोग्राम भी लाया जा सकता है। तो इस और भी कदम उठाए जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ ट्रेड यूनियन, कोई फैक्ट्री है, वहां पर ट्रेड यूनियन को पता होता है कि कौन सा वर्कर कहाँ से कैसे आ रहा है, उसकी आयु क्या है। जो इंटरनल चीजें रहती है, ये ट्रेड यूनियन उनके सदस्यों को, उनकी ये अपने आप में कम्युनिटी होती है, तो इन्हें पता होता है। तो इनको भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि हमारे देश, हमारे राष्ट्र के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है चाइल्ड लेबर। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, सन 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के रूप में मना रहा है। मतलब बाल श्रम का खात्मा करने के लिए ये वर्ष बनाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे आने वाले भविष्य में कितने हम सक्सेसफुल इस क्षेत्र में होते हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक सब बाल श्रम को खत्म करने पे अपने अपने स्तर पर काम करते आ रही है। कितना सफल परिणाम मिलता है इस महामारी के दौर में, ये हम आगे आने वाले समय में जानेंगे। चलिए दूसरा जो आर्टिकल है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस NCD, जो गैर संचरित बीमारियां होती है, उसके बारे में है, और कोविड-19 के बारे में है। तो ऐसा देखने को मिला है कि भारत में करीब 50% कम रिस्क है कोविड से मृत्यु होने की। अगर हम ग्लोबल एवरेज, अगर वैश्विक औसत देखें तो 2.17% का यहाँ पर मृत्यु दर है कोविड से। वही भारत में ये देखें तो ये 1.16% है। तो क्या अंतर है ये 50% कम रिस्क का? इसके पीछे बड़ी बात ये है
कि कोविड से उन्हीं लोगों की ज़्यादा मृत्यु देखने को मिल रही है जिनको ऑलरेडी कोई एनसीडी है, मतलब कोई नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, मतलब जिनकी पहले ही कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ हो सकता है, कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, हृदय संबंधित बीमारी हो सकती है। तो यही बीमारी के ऐसे केसेस में जब एग्जिस्टिंग बीमारी हो, उसी स्थिति में हमको मोर्टेलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो 70% जो केसेस में मोर्टेलिटी देखने को मिलती है वो कोविड के साथ में कोई एनसीडी होने के कारण ही देखने को मिलती है। भारत में अगर देखें तो 1 लाख की पॉपुलेशन पे करीब करीब 558 लोगों को एनसीडी है, जो कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी कारण ये देखने को मिल रहा है कि हमारे पड़ोसी देश में जो मृत्यु हो रही है, जो मृत्यु दर है, उससे भारत में, उसके कंपैरिजन में, उसके यहाँ पे तुलनात्मक रूप में देखें तो भारत में मृत्यु कम है। यहाँ पर बताया गया है कि 10% डिक्लाइन इन अंडरलाइन एनसीडी मॉर्टेलिटी लीड्स टू 20% डिक्लाइन इन कोविड फैटिलिटीज। तो अगर यहाँ पर एनसीडी जो है, एनसीडी में 10% की गिरावट होती है, तो कोविड में आप इसका रिजल्ट ये देखेंगे कि यहाँ पर मृत्यु दर में 20% की गिरावट होती है। अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि एनसीडी से निपटना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा राइटर ने बताया है डेमोग्राफी भी एक महत्वपूर्ण योगदान प्ले कर सकते हैं। किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में, किस भौगोलिक क्षेत्र में आप रह रहे हैं, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, खासकर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, उन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, निर्भर करता है। उसके अलावा मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर कम है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का सूचक है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो धीरे धीरे हेल्दी बनती जा रही है, स्वस्थ बनती जा रहे हैं। तो चलिए एनसीडी से निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है। एनसीडी एक्शन प्लान तैयार किया गया है हमारे देश में, जिसका उद्देश्य ये है कि 25% रिडक्शन हो प्री मैच्योर मॉर्टिलिटीज में। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से ये एक चौथाई जो रिडक्शन है प्री मैच्योर मॉर्टिलिटीज का कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो वही आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें 64,000 करोड़ जो है उसका इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है। 17,800 रूरल एरिया में और 11,000 अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बनाने की बात की गई है। उसके अलावा 602 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट्स में बनाने की भी बात की गई है। उसके अलावा एसोसिएटेड चेन ऑफ लेबोरेटरीज जो है और जो वायरोलॉजी सेंटर्स है उनको भी बनाने की यहाँ पर बात की गई है। उसके अलावा यहाँ पर 100 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए भी बात की गई है। आयुष्मान भारत योजना भी इसी का एक उदाहरण देख सकते हैं हम। उसके अलावा एक्सपांड स्कोप ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, जो हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं है उसे और बढ़ाने की भी तैयारी है। ऐसा कहते हैं कि हमको एक नियमित रूप से हमारा हेल्थ चेकअप करना चाहिए, इसीलिए सरकार भी इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो हेल्थ सेंटर्स है, खासकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ पे एनसीडी का जल्द से जल्द पता लगाया जाए, जैसे कैंसर हो गया या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई जो हमारे लंग्स से जुड़ी हुई डिजीज है, इनका पता लगाने के लिए बहुत से सेंटर तैयार करने की सरकार ने भी मुहिम ठान ली है। उसके अलावा पीएम उज्ज्वला योजना ये अपने आप में सीधे हेल्थ से नहीं जुड़ी हुई है, यहाँ पे सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई स्कीम है, लेकिन हेल्थ पे भी ये बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, क्योंकि उज्ज्वला योजना में एलपीजी सिलेंडर्स दिए गए महिलाओं को। इससे पहले महिला चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिसमें वो ईंधन यूज होता था जिससे काफी ज्यादा धुआं फैलता था। धुएं से यहाँ पर जो आपका फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं वो हो सकती है, तो इसमें गिरावट आएंगी कहीं ना कहीं ऐसी स्कीम से। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह जागरूक रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।